मैचेस के लिहाज से अगर हम कहें तो क्या बेहतरीन मैच आज हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसेस की। जी हाँ, अभी इस मैच की हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर एसेस की। जिस तरीके का मैच यहाँ देखने को मिला, आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं देखने को मिला, और जो कॉन्टेस्ट जो टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए वो देखने को मिला। बेन स्टोक्स की जो इनिंग रही है काबिल तारीफ रही है, ज़बरदस्त इनिंग उनकी रही है। लोन वॉरियर रहे, अकेले खड़े होकर उन्होंने पूरी कोशिश की टीम को जीत दिलाने में, लेकिन जितना वो कर सकते थे उन्होंने टीम के लिए किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इनिंग्स जो है उनकी उन यादगार इनिंग्स में शामिल नहीं होगी अगर टीम को रिजल्ट उस तरीके का नहीं मिलता, क्योंकि एट द एंड एक हार्श रियलिटी यही होती है कि सिर्फ और सिर्फ जीत जिसमें मिली हो वही इनिंग्स जो है क्या कहलाती है यादगार, और लोग उन्हें लंबे वक्त तक याद रखते हैं। हेडिंग को लोग इसलिए याद नहीं रखते कि वो क्लोज पहुंचा था मैच, लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि बेन स्टोक्स ने वो मैच जिता दिया था और वो मैच इंग्लैंड जीता था। खैर वेल डन। मैचेस के लिहाज से देखें तो बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ है, और टेस्ट क्रिकेट इस तरीके का हो तो मज़ा आ जाता है। कम से कम एक तरफा तो नहीं WTC फाइनल की तरह कि पहले दिन से ही पता हो कि रिजल्ट क्या निकलेगा। खैर उसके बाद एक और मैच हुआ, बात कर रहे हैं श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। ये तो टिपिकल वन साइडेड मैच देखने को मिला यहाँ पर। पूरा ऐसा लग रहा था कि वाह, क्या शुरू में सबको ही लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि वाह यार क्या कुछ धमाकेदार कॉन्टेस्ट हो सकता है, कुछ तो कम से कम फाइट वगैरह होगी, क्लोज होगा। लेकिन जैसे ही जिम्बाब्वे सामने आई श्रीलंका के, और इतना ज़रूर पता था कि हाँ इनके स्पिनर्स का जो सवालों का जो जवाब है वो जिम्बाब्वे के बैट्समैन इतनी आसानी से दे नहीं पाएंगे, और वही देखने को मिला। तिक्षाना ने जो हाल किया, हसरंगा तो उतने खासा आज यूज़ भी नहीं किया गया, लेकिन उसके अलावा तिक्षाना ने ही काम तमाम कर दिया, और 163 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई। बहुत ही आसानी से 9 विकेट से श्रीलंका ने उस मैच को जीत कर पहली टीम बनी क्वालिफाई करने के लिए 2023 वर्ल्ड कप के लिए इस से। तो कांग्रेचुलेशन श्रीलंका को कि उन्होंने क्वालिफाई का फाइनल कंप्लीट किया। अब जगह बची है एक और उम्मीदवार है 3। जी हाँ, 3 है, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और आउट एंड आउट नीदरलैंड भी इस रेस में बनी हुई है। ये बात हो गई इन 2 मैचेस की। अब बात करते हैं प्लेऑफ के मैचेस की। सुपर 6 में लगातार जो मैचेस अभी तक चल रहे थे उन सब में एसोसिएट टीम्स थी। आपने देखा होगा जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान, इसलिए हमें उस मैच का करना पड़ा, ढेर सी बातें वो करना ही है क्योंकि वहाँ पर एसोसिएट टीम है और ओमान ने बेहतरीन खेल दिखाया था उसमें। उसके बाद नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका और स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, इन दोनों में तो ज़बरदस्त जो हुआ वो हम और आप सबने देखा और वो एनालिसिस करना पड़ा। लेकिन आज की डेट की बात करें तो जिम्बाब्वे श्रीलंका दोनों फुल मेंबर्स टीम थी। डेफिनेटली उनका एनालिसिस तो हम नहीं कर सकते, हम पहुंच गए एसोसिएट की तरफ से नेपाल और यूएई का प्लेऑफ का मैच यहाँ पर एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले यहाँ बात करें तो प्लेऑफ का मैच था, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। इस मैच से ना ही कुछ गेन होगा ना ही कुछ आपका लॉस होने वाला है। आप पहले ही रेस से बाहर हो चुके हैं। ये सब हारी हुई टीमों के मैच चल रहे हैं प्लेऑफ में, वो अपनी अपनी एक एक जगह पकड़ के बैठना चाहते हैं, बस उसके लिहाज से मैचेस है। इस मैचेस में ऐसे कोई रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए ये सब मैचेस जुड़ेंगे, जो भी इस मैच में रन हुए हैं वो सब एक रिकॉर्ड में गिना जाएगा, क्योंकि ओडीआई मैचेस थे। उसके वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिहाज से ये सब एक फॉर्मेलिटी भरे मैचेस हैं स्टैंड्स के लिए। खैर, और यही दिखा भी, दोनों टीमों ने चेंजेस किए। वहाँ मोहम्मद वसीम खुद कप्तानी बाहर हो गए, मोहम्मद वसीम बाहर बैठे, जहूर खान बाहर है, अयान अफजल खान जैसे प्लेयर भी बाहर बैठे। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने 3 मेजर प्लेयर बाहर रखे। साथ साथ में नेपाल ने भी अपने प्लेयर्स को यहाँ पर बाहर के ललित राजवंशी जो प्राइम स्पिनर थे संदीप के बाद इस टूर्नामेंट में, वो भी उन्होंने भी रेस्ट दिया। अर्जुन सौद को लेकर आए, आसिफ शेख यहाँ पर नहीं थे, ज्ञानेंद्र मल्ला को यहाँ पर लेकर आए। तो दोनों ही टीमों ने रेस्ट लिया, अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया, क्योंकि वो जानते ही थे कि इस मैच से चाहे हम जीते हारे कुछ खास नुकसान होने वाला है नहीं। खैर, इस मैच की आप बात करते हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें एक और पुअर क्रिकेट का नज़ारा जो है वो हमें देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल वही हाल रहा, और वही कहीं ना कहीं दोनों टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से वही पुअर स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। कोई एक जो हम कहते हैं ना, एक चार्म ऑफ क्रिकेट जो होना चाहिए, जिस तरह का क्रिकेट दिखाने की ज़रूरत थी, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। एक टीम 46 ओवर बैटिंग कर 181 रन जुटा पाती है, और वहीं दूसरी टीम जब चेस करने आती है तो उस 81 रन को ऐसे वो इस तरह से उसको इतना ज़्यादा ट्रिकी बना, खुद ही ट्रिकी बना दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि वाह क्या आउटस्टैंडिंग चेस हुआ है। ये क्या क्रिकेट है यार। वहाँ यूएसए या यूएई, ये नेपाल, किस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए हैं, बहुत ही डबल थर्ड क्लास क्रिकेट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। 181 रन पर आप टीम को, आप 46 ओवर 47 ओवर बैटिंग करते हैं और 181 रन मारते हैं। इतनी बॉलें खेलने के बाद 181 रन, और वहीं पर दूसरी टीम जो है वो 100 उसी स्कोर को चेस करने आती है तो 60-70 पे 5-6 विकेट पर लौट चुके होते हैं, उसमें प्राइम बैट्समैन भी हो रहे होते हैं, और अच्छे खासे लो टोटल को इतना ट्रिकी बना दिया जाता है कि लास्ट में लगता है वाह क्या चेस कर लिया टीम ने।
बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्रिकेट देखने को मिला है। डेफिनेटली यूएसए, यूएई और नेपाल बहुत डिसअपॉइंट किया है, और यूएई और यूएसए तो क्वालिफायर प्लेऑफ तक में चले गए थे, तो उसमें हैरानी की बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट बिल्कुल उनसे था। खैर, नेपाल की भी बात आगे जरूर करेंगे। एंड फेस बाय फेस कंपैरिजन में जीत कैसी रही है आज, क्या रहा है दोनों के बीच? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम पहले अगर दोनों को देखें 1 से 10 ओवर में अगर हम देखें तो यूएई ने बनाए थे 42 फॉर 1 और यहीं पर नेपाल ने बनाए 33 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहले फेस में यहाँ पर यूएई ने बाजी मारी है नेपाल के मुकाबले अगर आप देखेंगे। वहीं पर मिड फेस में 11 से 40 ओवर की बात करें तो यहाँ पर यूएई ने बनाए 116 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद अगर आप एज कम्पेयर टू अगर आप नेपाल को देखेंगे तो उन्होंने बनाए 141 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो ये फेस जो है वो नेपाल को गया, क्योंकि उन्होंने वो चेस कर रहे थे, रन से मैटर करते हैं। जरूर यहाँ पर वो चेस कर रहे हैं और वो उनसे आगे थे। 1 विकेट का नुकसान जरूर हुआ पर काफी अच्छे रन उन्होंने बना लिए थे। पर लास्ट फेज की बात करें 41 to 50 ओवर की, तो यहाँ पर यूएई का हॉरिबल परफॉर्मेंस नजर आया। 23 रन 5 विकेट उन्होंने गंवा दिए, टीम ऑल आउट हो गई। और वहीं पर नेपाल ने 11 रन जोड़े इन 41 से 50 ओवर के बीच और 1 विकेट का नुकसान हुआ, और साथ ही साथ 3 विकेटों के साथ नेपाल ये मैच जीतने में कामयाब रहा। बिल्कुल, तो ये बात हो गई फेस बाय फेस की, यानी क्लियर है कि 2 फेसेस जो हैं वो नेपाल नेपाल ले गया, और 1 फेस जो है वो यूएई का गया, जो शुरू के 10 ओवरों की बात की। डेफिनेटली नेपाल ने इस मैच को इसमें हैरानी नहीं, लेकिन इस फेस से जरूर पता चलता है कि यूएई कौन से फेस में मैच हारा, वो था उनका लास्ट फेस। 41 ओवर से लेकर जितने भी ओवर उन्होंने बैटिंग किया है, मेरे ख्याल से 47 ओवर तो बैटिंग किया है, उस फेस में उन्होंने गंवा दिया, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ 23 रन जोड़े और 5 विकेट, यानी आधी टीम उन्होंने अपनी पूरी की पूरी गंवा दी। तो ये फेस कहीं ना कहीं यूएई को बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। यहाँ पर अगर वो 40-45 रन और निकालने में कामयाब होते तो शायद ये मैच डेथ और ज़्यादा डीप और डेथ तक जाता। इसकी गारंटी नहीं कि वो जीते रहे होते, लेकिन डीप और डेथ तक और ये मैच जरूर जा रहा होता। खैर, ये बात हो गई फेस बाय फेस की। अब जरा बैटिंग कार्ड की बात करते हैं। एंड यूएई का ये बैटिंग कार्ड है। आप वेस्ट इंडीज़ से 3 मैचेस खेलते हैं, आप न्यूजीलैंड के साथ पहले ही मैचेस का फिक्स कर चुके हैं, आप इससे खेल रहे हैं, उससे खेल रहे हैं, सारी चीज़ें खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप उन चुनिंदा कुछ टीमों में से हैं जिनके पास बायलैटरल सीरीज का कराने को लेकर या टफ तैयारियां कराने को लेकर कम से कम फाइनेंशियल इशू वगैरह का जो डायलॉग है वो बिल्कुल भी नहीं है। उस इतने सारे मैच कराने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यार ये बैटिंग कार्ड दर्शाता है कि ये टीम जो है, जो 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 7वें नंबर पर फिनिश किया था जिन्होंने, ये अब उससे भी नीचे गिर गए हैं। अब 9वें और 10वें के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं अपने अगले मैच में यूएसए के साथ। ये बैटिंग कार्ड क्या कहता है? नहीं, ज़रूर देखिए, अगर आप बैटिंग कार्ड को देखेंगे तो आप स्कोर कार्ड में सबको स्टार्ट मिला है, जो हम कई बार कह चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, आर्यन शर्मा को 28 रन का, अरविंद को 44 का, रवि शहजाद को 28 बॉलों का। जी हाँ, उनके लिए यहाँ बॉलें आ जाती हैं, बॉलों के लिए वो उन्होंने सर्वाइव किया, वो पिच पर वक्त बिताया, वेस्ट गया उनका वो सर्वाइव और बचना। वहीं पर रोहन मुस्तफ़ा ने 35 रन किए, बासिर हमीद ने 29 रन बनाए। आप देखिए, सबको स्टार्ट मिला है, 19, 20, 25, 44, 35 सबको स्टार्ट मिला है। इतने स्टार्ट के बाद अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप गेम को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी गलती है। आखिर रीड करना सीखेंगे कब? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, कोई एकेडमी या क्लब के बच्चे हैं नहीं आप जिनको ये सिखाया जाएगा कि हाँ ऐसे बल्लेबाजी करो, बॉल अगर आपके पैर के पास आई है तो उसको ड्राइव के लिए खेलो, वी में खेलो, या फील्डर्स के गैप में खेलना है तो उसको देख कर खेलो। बिल्कुल यही चीज़ है कि आप बहुत देखा गया है यूएई के बल्लेबाजों में कि अपना विकेट थ्रो कर देना, ये यूएई के बल्लेबाजों को बहुत अच्छी तरह आता है, और वो ये यहाँ पर ये करते हुए नज़र आए हैं। स्कोर करने के बाद अगर आप आउट हो रहे हैं 20 से 40 रन, सेट होने के बाद 20 से 35-40 रन के करीब, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, आप ही को लेनी होगी। कोई नहीं ले सकता इसकी जिम्मेदारी कि आखिर आप आउट क्यों हो रहे हैं। अगर आप इस स्कोर के बीच पे आउट होते हैं, जो कि आज दिखाया स्ट्राइक रेट एकदम थर्ड क्लास, कोई गिरे हुए प्लेयरों का जैसे स्ट्राइक रेट नज़र आता है, वो स्ट्राइक रेट नज़र आया 50, 55, 60, 65। ये कोई स्ट्राइक रेट नहीं है कि आप इस स्ट्राइक रेट से ऐसी पिचों पर बल्लेबाजी करें। कुछ नहीं है पिच में, आप कुछ पिच नहीं को है पिच पे दिखा देते हैं ऐसी है जैसे कि वो दिल्ली का टेस्ट हो, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जहाँ पर श्रीलंका ने खेलने से मना कर दिया था। मुझे मालूम नहीं, शायद कितने लोगों को मालूम होगा, वो बहुत पुरानी बात है, शायद वो उससे मना कर दिया था। आप वैसी पिच को दिखाते हैं, पिच बिल्कुल ऐसी नहीं है, पाटा पिच है, रन से पिच बॉल बल्ले पे अच्छे से आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको डॉट बॉल्स खेलनी है, 157 डॉट बॉल आपने खेल दी, फिर भी आपका स्कोर 250 के करीब नहीं पहुंचता। जब आप पिच पर वक्त बिताते हैं तो आखिर स्कोर कहाँ है, कहाँ है स्कोर? खेलना आता है या गलत फील्ड में आ गए हैं शायद आप लोग?
क्रिकेट के फील्ड में, मैं डेली क्रिकेट तो यही कहेगा कि शायद आप लोग गलत फील्ड में आ गए। हर पिच पर जाकर अगर आप ऐसी बल्लेबाजी करेंगे, एक पिच खराब हो जाती है, दो पिच खराब हो जाती है, तीसरी पिच भी चलिए कब जिंदगी में नहीं होती। यूएई का तो पूरा का पूरा क्वालिफायर ही ऐसा गया है। अब आपके लिए दुनिया भर की पिच ऐसी ही होगी, शायद स्लो टर्निंग ट्रैक वाली। और विकेट देखकर ऐसा लगता है कि मतलब 200 पे एक था तब जाके शायद ये शॉट ट्राई किया होगा जी हाँ, कि चलो भैया उठा के मारता हूँ। मुझे हंसी आती है ऐसे शॉटों पे, और सच में हंसी आती है, कोई दौरान नहीं। हंसी को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। डेली क्रिकेट वही बोलता है जो सामने है। बिल्कुल सही है। ये है कि हंसी आती है प्लेयरों को देखकर कि यार इन्होंने 50-60 वनडे खेल के बैठे हुए हैं और तरीका ही नहीं मालूम कि खेलना कैसे है, कहाँ खेलना है, कब स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है, कब मुझे कम करना है, समझ में नहीं आता। बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। आप देखिए पहले बैटिंग करते हुए आप 47 ओवर तक पहुंच गए और आपका स्ट्राइक रेट प्लेयरों का 65, 58, 35, 62, 82, 86, 45 ये स्ट्राइक रेट है बैट्समैनों का। और 47 ओवर तक आप बैटिंग करके आ गए और 181 रन आप बोर्ड पर लगा पाए। बहुत ही ज़्यादा पुअर क्रिकेट यहाँ पर यूएई की तरफ से देखने को मिला है, इसमें कोई दौराय नहीं है। और इतनी ज़्यादा खराब बैटिंग, और वृत्ति अरविंद का भी 75 बॉलें उन्होंने खेली और मुझे लगा चलिए कम से कम इनिंग बिल्डअप कर रहे हैं, बेहतर है। अब ये कहना कि अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाएंगे, जब बढ़ाने की बारी आए वो भी निकलते हुए चले। शायद ये अपनी कप्तानी का वेट कर रहे हैं, जल्द से मुझे कप्तानी दी जाए, बिल्कुल, तब थोड़ा देखा जाए। जी हाँ, और आज वही कप्तान थे। खैर ये अगर बात करें तो बात होगी बैटिंग कार्ड की। आए अब चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप मीटर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पार्टनरशिप के लिहाज से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक पार्टनरशिप हुई यहाँ पर विद्या अरविंद और आर्यांस के बीच में, जहाँ पर 91 बॉलों में 64 रन की पार्टनरशिप हुई। ये एक क्रूशियल फेज था जो जिसने यूएई को 100 का आंकड़ा पार कराने में हेल्प की। और उसके बाद एक और हुआ बासिल हमीद और मुस्तफ़ा के बीच में, जहाँ पर 73 बॉलों में 58 रन की पार्टनरशिप हुई। इस पार्टनरशिप ने टीम को 150 क्रॉस कराने में हेल्प की। और उसके बाद 200 की तो नौबत ही नहीं आई। बाकी के जो 5 बैट्समैन हैं वो 23 रन के अंदर आउट हो गए। बस इन 2 पार्टनरशिप्स के अलावा कोई पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। और आप इन 2 पार्टनरशिप्स को भी देखिए, यहाँ पे भी कम से कम एक 50 ओवर क्रिकेट आप खेल रहे हैं, 2 50+ पार्टनरशिप हुई है, लेकिन 100 बॉल 150 बॉलों का कोई नामो निशान नहीं है। अगर इतनी बॉल तक आप जाते तो आप अपने रन्स को भी बढ़ाते तो बेहतर होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि 91 बॉलों में आप इससे तेज नहीं खेल सकते थे। स्ट्राइक रेट हमने देखा किस तरीके का हॉरिबल यहाँ पर रहा है। ये बात रही पार्टनरशिप्स की, और इस तरह से कहीं ना कहीं बैटिंग घटी है। अब अगर बात करें यहाँ पर नेपाल की बॉलिंग की, एंड बॉलिंग की यहाँ बात करें, डेफिनेटली वापस से यूएई ओपोनेंट और सारे के सारे बॉलर्स वापस से फॉर्म में। नहीं जरूर, देखिए कोई हैरानी की बात। बिल्कुल सही कहा आपने। जो विकेट्स के तरीके हैं वो बिल्कुल अपने अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए। अगर संदीप के आप तीनों विकेट देखेंगे, बॉल अच्छी कराई उन्होंने, टप्पा अच्छी जगह रखा उन्होंने, लेकिन खेला जा सकता था, ऐसा नहीं है। उठाकर मार रहे हैं प्लेयर और फिर एज ले रहे हैं, खेलने का तरीका ही नहीं। LBW आप बल्ला आगे आने की बजाय आप बैकफुट पे जा रहे हैं, तो ये समझ से परे गेम की जो अंडरस्टैंडिंग है यूएई के बल्लेबाजों में वो दिखी नहीं। बिल्कुल नहीं, गेम की अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही थी जब यूएई के बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहन मुस्तफ़ा आगे आके चार्ज डाउन कर रहे हैं और बॉल बाउंसर थी और एज लगा और अर्जुन साउथ के कैच उन्होंने ले ली। तो यही सब तरीका है जिस तरीके से बल्लेबाज आउट हुए। गुलशन झा ने जो बॉल डाली थी वो बहुत अच्छी थी, पढ़ के वो बॉल अंदर आई, उस बॉल ने एंगल लिया। होता है ऐसा, कई बार बॉल पढ़ के एंगल लेती है, और वही वो बॉल थी। वृत्ति अरविंद उस बॉल को समझ नहीं पाए, वो एक बॉल थी जो बहुत अच्छी डली। अदरवाइज जो बाकी बॉलें हैं, बाकी विकेट्स हैं, वो यूएई के फालतू क्रिकेट की वजह से मिल गए। बिल्कुल, बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है यूएई ने, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और यूएई को पूरा क्रेडिट जाएगा, उनका जो परफॉर्मेंस उनकी रही है, और पूरे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उनका ये हाल रहा, और आज उन्होंने एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया पुअर क्रिकेट का। अब यहाँ पर अगर बात की जाए चेस की तरफ यहाँ से चलते हैं। चेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो फेस बाय फेस हमने यहाँ पर बात की कि 2-1 से नेपाल ने फेस बाय फेस जीता, और इसी वजह से उनके मैच भी उनके हाथ जरूर लगा। लेकिन अब यहाँ पर बैटिंग कार्ड की बात करते हैं, जो कि ये रहा बैटिंग कार्ड आपका नेपाल पे जो है स्क्रीन पर। 181 रन बनाने थे टीम को, 181 का मामूली सा चेस था, और आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। याद रखिए सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, और जिम्बाब्वे में टॉस जीतकर चेस करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो कितने सारे एग्जांपल्स हम ये इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तक देख चुके हैं। 181 रन आप चेस करने के लिए आते हैं, 44 ओवर में जाकर आपका चेस कंप्लीट होता है। बताइए आप, ये कौन सा क्रिकेट टीम खेल रही है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन से स्टैंडर्ड का क्रिकेट है? इसमें एग्रेशन कहाँ है, इसमें पैशन कहाँ है, इसमें इंटेंट कहाँ है? अब 50 ओवर बैटिंग कर रोंगते रेंगते गिरते पड़ते तो कोई ना कोई टीम तो कभी ना कभी पहुंच ही जाएगी।
ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? अगर 2022 में नेपाल का परफॉर्मेंस था, अगर वो भी नेपाल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आकर सीधे इस तरह की परफॉर्मेंस करती और ऐसे कर मैच जीतती तो समझ में आता कि हाँ वो हैरानी नहीं होती। लेकिन पहले आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक आप जिस तरह का क्रिकेट दिखाते हैं, उसके बाद इस तरह का बोल्ड और एग्रेसिव क्रिकेट आप दिखाते हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा इस तरीके का क्रिकेट दिखाते हैं, अपने आप में सरप्राइजिंग और शॉकिंग रहेगा ही। आपको 181 रन बनाने के लिए 7 विकेट गिर जा रहे हैं और उसमें से 5-6 तो बहुत ही पहले गिर गए थे, तो संदीप और दीपेंद्र की पार्टनरशिप ने इस गेम को बचा लिया। ये क्या क्रिकेट है यार? फिर से शॉर्ट बॉल्स में ज्ञानेंद्र मल्ला को मौका मिला, खत्म, अर्जुन सौद एलबीडब्ल्यू आउट। आज भी शॉर्ट बॉल्स का काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया और शॉर्ट बॉल में फिर से प्लेयर्स जो है वो एक्सपोज हो गए। यूएई के बॉलर्स को तो अब आए दिन खेलते रहते हैं, एक आध बॉलर संचित शर्मा और जवादुल्ला ये कहीं ना कहीं नए अपने इंक्लूड हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ एकदम इतनी मिस्ट्री बॉलिंग्स यहाँ पर रख रहे थे कि आप खेल भी ना पाए या फिर अनप्लेबल डिलीवरी डाल रहे हैं। बहुत ही खराब क्रिकेट। ये यूएसए के खिलाफ भी रहा था जी, मैच में जीत जरूर मिली थी, लेकिन वो क्रिकेट कहीं नहीं, ये वो नेपाल नजर ही नहीं आ रही है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। हमारा स्टैंड अभी भी वही कायम है। 181 रन बनाने के लिए आप 44 ओवर बैटिंग कर रहे हैं और आपने इन 4 महीनों में शुरू किया ऐसा क्रिकेट दिखाया था जैसे कि आप कितने ज्यादा बोल्ड और एग्रेसिव अप्रोच है, मेंटालिटी, ये कुछ नया आया है टीम के अंदर। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल वही नेपाल नजर आ रही है जो 2022 में देखने को मिलती थी। बहुत ही छोटे छोटे स्कोर को इतना ट्रिकी बना देना, एक और फिर उसको लास्ट में गिरते पड़ते जीतना, तो लगता कि वाह क्या शानदार चेस कर दिया टीम ने। ये क्या क्रिकेट है? यूएई ने तो डिजास्टर क्रिकेट खेला, उस पर तो हमने बात की, लेकिन नेपाल ने भी वही टिपिकल पोर क्रिकेट खेला जो वो यूएसए के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे और आज भी वही देखने को मिला। एट द एंड रिजल्ट जो है विन में जरूर कन्वर्ट हुआ, उसका क्रेडिट पूरा दीपेंद्र सिंह यारी और संदीप लामिछाने को यहाँ जरूर जाएगा। फाइनली सर दीपेंद्र के बल्ले से दीपेंद्र सिंह यारी और संदीप लामिछाने ने कहीं ना कहीं आज के डे में, मैं आज के डे की बात कर रहा हूँ, दीपेंद्र सिंह यारी की कंसिस्टेंसी कितनी बनी रहेगी वो अलग सवाल जरूर है। ये मेरे ख्याल से 17 इनिंग बाद कोई हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से आई है। 17 फरवरी 2023 को स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने 85 मारा था, उसके बाद से अभी हाफ सेंचुरी एक आई है। 39 यूएसए के खिलाफ भी उन्होंने मारे थे, नॉट आउट थे, वो भी एक अच्छी इनिंग थी। देखना वो कंसिस्टेंसी कितनी बरकरार रख पाते हैं। लेकिन आज के डे में बात करें, दीपेंद्र सिंह और संदीप लामिछाने ने दिखाया क्या है भाई, कौन से बॉलर है, क्या डेमोन है पिच पर। ऐसे खेलो ना जैसे हमने बैटिंग की। आप जरा इनकी बैटिंग देखिए, दीपेंद्र सिंह यारी 85 बॉलों में 79, स्ट्राइक रेट देखिए 92। बिल्कुल। और बाकी प्लेयरों का आप स्ट्राइक रेट देखिए 59, 20, 59, 26, 11, 20। ये क्या बैटिंग है, ये क्या क्रिकेट है? बहुत ही पुअर क्रिकेट है। दीपेंद्र सिंह एरी का परफॉर्मेंस और संदीप लामिछाने का सपोर्ट करना, यही दो एग्जांपल आपके सामने है कि नेपाल ने कितना पुअर क्रिकेट खेला है। बिल्कुल। दीपेंद्र सिंह इनिंग सिर्फ तारीफ मत करिए, वाह वाह दीपेंद्र सिंह एरी ने क्या अच्छी खेली, बचा रहे। अरे उसको जरा देखिए कि दीपेंद्र सिंह एरी की वजह से हमारा पूरा क्रिकेट कितना गंदा लग रहा है देखने में, हमारा चेस कितना गंदा लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शुरू के टॉप 5 प्लेयरों की। उन 5 प्लेयरों को दीपेंद्र सिंह एरी की इनिंग सिर्फ तारीफ नहीं करनी चाहिए, जाके देखना भी चाहिए ये इनिंग कि यार इन्होंने कैसे इस पिच पर बैटिंग कर ली, कैसे इन्होंने रन्स खेले 90+ के स्ट्राइक रेट से, कैसे खेलना चाहिए था, इस तरह से अटैक करके खेलना चाहिए था। वो अटैक करने गए, सब आउट होकर घर बैठ गए। रोहित पटेल का भी शॉर्ट बॉल में पता नहीं कहाँ बल्ला लगा रहे हैं, एज लगा और आउट हो गए। रोहित पटेल ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है, अवे में बहुत ही खराब। एज अ कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट जो बैट से होना चाहिए वो बिल्कुल भी रोहित पटेल के अंदर नजर नहीं आता जब भी वो टीम जो है घर से बाहर जाती है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है नेपाल ने। पुअर क्रिकेट जो है वो अभी भी लगातार बना हुआ है और वो जारी है, वो दिखता है, क्लियर दिखता है। और हाँ बस ये जरूर उम्मीद करेंगे, इससे एक मौका जरूर टीम को मिल गया कि आप आयरलैंड के खिलाफ यहाँ पर कैच लेने आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा इस मैच का। इस मैच के 3 सबसे बड़े पॉजिटिव रहे। एक था दीपेंद्र सिंह एरी की जो इनिंग है वो कहीं ना कहीं आईना है बाकी के 5-6 प्लेयरों के लिए कि यहाँ पर किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए थी और आप लोग ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं 181 नहीं 481 बनाने। दीपेंद्र सिंह एरी ने वो दिखाया, संदीप ने सपोर्ट किया। और एक चीज और कि यहाँ पर एक आपको मौका मिला फुल मेंबर के खिलाफ खेलने का वापस से, जो है आयरलैंड के खिलाफ 4 जुलाई। ये तीसरा मौका होगा कि ओडीआई खेलेंगे आप किसी फुल मेंबर के खिलाफ और आयरलैंड से वो मैच होना है। उस दिन एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकले, टीम जीते, तो फिर बात करने के लिए बहुत कुछ होगा, बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए बात करें तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। एंड यूएई के अगर पार्टनरशिप की बात करें यहाँ पर नेपाल के पार्टनरशिप्स के बारे में, तो पार्टनरशिप जो क्रूशल रही है फैक्टर वो आप देखिए एक ही रही। जी हाँ, एक ही पार्टनरशिप रही है। आप पार्टनरशिप का हाल देखिए, 2 रन की, 27 रन की, 20 रन की, 3 रन की, 3 रन की, 8 रन की, 43 रन की पार्टनरशिप और 79 रन की पार्टनरशिप। गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह एरी के बीच में 43 रन की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप और संदीप लामिछाने दीपेंद्र सिंह एरी के बीच में 79 रन की जो पार्टनरशिप रही। अब इस पार्टनरशिप में आप एक चीज़ गौर करिए,
दोनों पार्टनरशिप में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है बॉलें कितनी कम ली गई हैं, टाइम वेस्ट नहीं किया गया है और रन्स मारने पर ज़्यादा कोशिश की गई है। बिल्कुल 48 बॉलों में 43 रन की पार्टनरशिप हुई गुलशन और दीपेंद्र में, और 91 बॉलों में 79 रन की पार्टनरशिप कर दी दीपेंद्र और संदीप ने। कितना टाइम कम लिया और स्ट्राइक रेट को बढ़ाकर उन्होंने मैच को फिनिश कर, क्योंकि यही तरीका होता है इस तरीके के चेस को करने का। पता नहीं कब ये लड़के समझेंगे कि यही तरीका होता है चेस करने का। यूएई जैसी टीम के सामने में अगर आप ये बोलेंगे कि लड़के लर्न करेंगे, सीखेंगे, कमाल है। यूएई तो ये आप 15वां मैच खेल रहे थे उनके साथ ओडीआई। यूएई के खिलाफ क्या लर्न करेंगे आप? यूएई के खिलाफ क्या, कौन सी ऐसी बॉलिंग अटैक है जो प्लेएबल है, खेली नहीं जाती? बिल्कुल डेफिनेटली 181 मारते हैं, 47 ओवर बैटिंग कर आपको 181 मारने के लिए 44 ओवर लग जा रहे हैं। ये क्या क्रिकेट है? बहुत डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट है ये, बहुत ही ज़्यादा। यूएई, यूएसए और नेपाल ने डेफिनेटली, एक तरफ नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान जैसे को देखते हैं तो लगता है कि ओमान ने अभी जो सुपर 6 में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस दी 14 रन से, जहाँ पर वो हारे, उधर नीदरलैंड स्कॉटलैंड तो कमाल ही कर दिया। उनको एक तरफ देखते हैं तो लगता है कि क्या क्रिकेट खेला है आप लोगों ने, एक तरफ इन तीनों टीमों की तरफ देखते हैं तो लगता है क्या क्रिकेट खेला है आप लोगों ने। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पता नहीं क्या करने आप लोग आए थे, स्टैंडिंग्स के मैचों में यहाँ फंसे हुए रह गए हैं। खैर, बॉलिंग की बात करें यार, यूएई की विकेट्स काफ़ी निकाल लिए थे, शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन कहाँ पर कहीं ना कहीं किस बॉलर से हेल्प थोड़ी कम रह गई। ज़रूर देखिए, अगर आप देखेंगे बॉलिंग स्कोर कार्ड को यहाँ पर, तो कार्तिक मैयप्पन ने एक ओवर में शायद उनको चोटिल होते हुए नजर आए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ओवर कराए नहीं है। एक ओवर में 12 रन ही उन्होंने कराए। रोहन मुस्तफ़ा 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट उन्होंने निकाला। संचित शर्मा कहीं ना कहीं विकेट की जो थोड़ी सी टैली थी मिल तो रही थी, ऐसा नहीं है, विकेट्स उन्होंने शुरुआत में निकाले हैं, जरूर निकाले, लेकिन एक पार्टनरशिप यहाँ जो जमी गुलशन और दीपेंद्र की, फिर संदीप और दीपेंद्र की, ये मैच को ले गई। और क्रेडिट देना होगा आपको, जिस तरीके से ये बल्लेबाज खेले, कोशिश अटैक किया, बिल्कुल कोशिश यहाँ पूरी की थी बॉलर्स ने कि हम विकेट निकालें, कुछ बॉलर ट्राई करें। ज़रूर बॉलर भी ट्राई की उन्होंने डिफरेंट सी, लेकिन विकेट यहाँ पर दिया नहीं। क्रेडिट ज़रूर जाएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेपाल के बैट्समैन को, इन तीनों को, गुलशन है आपके, और खासकर दीपेंद्र को, खासकर दीपेंद्र उनका अटैकिंग अप्रोच रहा है। बिल्कुल। और लेकिन एक चीज़ यहाँ दिल्ली क्रिकेट ज़रूर कहेगा, मोहम्मद जवादुल्ला पर दिल्ली क्रिकेट की नज़र ज़रूर रहेगी। आने वाले बहुत टैलेंटेड है, जुनैद सिद्दीकी, जवादुल्ला, इस तरीके के बॉलर आएंगे। ज़हूर खान थोड़ा सा अगर बाहर का रास्ता देंगे तो ज़रूर इन बॉलर्स के लिए रास्ता आएगा, और हमारी नज़र इन पर ज़रूर रहेगी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। बहुत यंग है, लेफ्ट आर्म बॉलर है। श्रीलंका के खिलाफ भी इन्होंने 2-3 ओवर का स्पेल कराया था शुरू में, जो कि दिमुत को इन्होंने थोड़ा परेशान किया था। तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे लगे थे। ये मैच में कंटिन्यू नहीं कर पाए उस परफॉर्मेंस को, पर वहाँ पर भी हमारी नज़र रही थी इन पर। आज भी हमारी नज़र इन पर ज़रूर थी, और इन पर पूरे इंटायर अगर रहे हम यहाँ पर, हम क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, इंटायर पूरे उस टूर्नामेंट में हमारी नज़र रहेगी जवादुल्ला पर। इन्हें कितने मौके दिए जाते हैं, यानी क्योंकि एसोसिएट के खिलाफ तो सब शेर हैं, सब एक ना एक परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इन पर बहुत नज़र रहेगी दिल्ली क्रिकेट। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा, और एट द एंड दीपेंद्र सिंह एरी की जो अटैकिंग अप्रोच रहा, और संदीप लामिछाने का भी जो सपोर्ट रहा, उसमें भी अटैक कहीं ना कहीं नजर आया उनके 1-2 शॉट से। लेकिन स्पेसिफिकली दीपेंद्र सिंह एरी को जो अटैकिंग अप्रोच रहा, उसके बदौलत नेपाल ने यहाँ पर एक मैच कमा लिया है फुल मेंबर के खिलाफ, जो होना है 4 जुलाई को आयरलैंड के खिलाफ। और एक बेहतरीन मौका यहाँ पर लगा दिया है। अगर हम कहें कि मौका नेपाल के पास है कि वो इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कुछ कम से कम गेन करके जाए, क्योंकि लर्न वन नहीं होता। हमने आपको पहले ही कहा, हम अभी भी उस चीज़ पे कायम होंगे, लर्न वन नहीं होता है। लर्न इस तरह से लर्न नहीं होता जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि यहाँ से हम जाएंगे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, ऐसे लर्न नहीं होता। लर्न पता है आपको कब होगा? वो हम पहले भी बोल चुके हैं, लर्न तब होगा जब आपकी क्रिकेट बोर्ड बायलैटरल सीरीजेस कराना शुरू करेंगे, आपकी टीम के प्लेयर बाहर मैचेस खेलना शुरू करेंगे, आपके टीम के 2-4 प्लेयर किसी क्लब या वगैरह वगैरह जहाँ पर जगह जगह जाकर मैचेस खेलना शुरू करेंगे, तब जाकर टीम जो है लर्निंग प्रोसेस उनका बेहतर रहेगा अवे में। आप 2023 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर से जाएंगे, सीखेंगे, फिर आप 2027 में अच्छा फॉर्म, ऐसे नहीं होता। आपको बीच में कराते मैचेस कराते रहने होंगे, लर्निंग वहाँ से होती है। इस तरह के टूर्नामेंट से लर्निंग, इस तरह के टूर्नामेंट में आपको दिखाना होता है कि आपने पिछले 4 साल में किया क्या है, जिसमें नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और कुछ हद तक ओमान ने भी कामयाबी हासिल की, क्योंकि ओमान का मकसद ही ये था कि वो सुपर 6 में पहुंचना चाहते हैं। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जरूर, मैं यही चीज़ कह रहा था कि आप जिस तरीके से देखिए नीदरलैंड की टीम 2018 में कितने डिफरेंट प्लेयर थे, 2023 में क्या डिफरेंट प्लेयर, अलग प्लेयर है। तो आप उनका परफॉर्मेंस छोड़ के आप परफॉर्मेंस उठाकर देखिए किस तरीके से लड़कों ने परफॉर्म किया। स्कॉटलैंड के यंग प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीव्स को उठाइए, ब्रैंडन मैकमुलन को देखिए, अब क्या शानदार परफॉर्मेंस ये दोनों प्लेयर कर रहे हैं। वाकई में होता है कि आपने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं आईसीसी के बड़े बड़े इवेंट्स, यहाँ कुछ
लर्न करने के लिए नहीं होता, आपने क्या सीखा है थ्रू आउट द जी ईयर हाँ। या 4 सालों के इसे एनुअल एग्जाम कहते हैं। हाँ, ये समझ जी में नहीं हाँ। आता, लोगों को समझ क्यों नहीं आता, ये एनुअल एग्जाम्स होते हैं। बिल्कुल सही। जब आप एक क्लास में पढ़ते हैं, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है एनुअली, इस तरह के वर्ल्ड कप क्वालिफायर एनुअल एग्जाम्स होते हैं। आप एनुअल एग्जाम में फेल होकर लर्न नहीं करते। हाफ ईयरली में हो जाता है। हाफ ईयरली में आपके अगर पूरा नंबर कम आए तो आपको होता है अरे कोई नहीं यार, एनुअली में मुझे कैसे भी करके रिकवर कर सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि मुझे एक कदम ऊपर जाना है। हम उसी चीज पे कायम है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपको दिखाना होता है कि आप इतने वक्त से क्या कर रहे थे, इन 4 सालों में आपने क्या किया। लेकिन डेफिनेटली नेपाल, यूएसए और यूएई बहुत ही खराब क्रिकेट और बहुत ही पुअर क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एट द एंड ये सब स्टैंडिंग्स के मैच है, तो जीत मिली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर एट द एंड टीम को जीत मिली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और मैं यहाँ पर जाते जाते कह दूँ, नीदरलैंड्स की हमने बात की कि नीदरलैंड्स इतना बेहतर खेल रही है। स्कॉटलैंड की हमने बात की कि स्कॉटलैंड ने कितना बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया। अब आप कह सकते हैं कि नीदरलैंड्स को ओडिया सुपर लीग के खूब मैचेस मिले, उस तरफ दूसरी तरफ स्कॉटलैंड को आप कह सकते हैं कि वो काउंटी वगैरह में और जगह जगह जाकर मैचेस खेलते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नीदरलैंड ने कहा हम 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बहुत कुछ सीखे? क्या स्कॉटलैंड ने कहा हम 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बहुत कुछ सीखकर यहाँ पर आए हैं? आपको भेजना पड़ेगा, आपको अपने लड़कों को क्रिकेट बोर्ड को टाई अप के लिए भेजना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड इतना भी टाई अप नहीं कर सकता कि अपने टीम के मेन सीनियर टीम के 2-2, 3-3 प्लेयर को किसी बड़े बड़े क्लबों में या कहीं डोमेस्टिक में वगैरह वगैरह में भिजवा सके, दूसरी कंट्रीज में भिजवा सके, ताकि वर्ल्ड के कम से कम कुछ और तबकर और बेहतर होकर निकल कर। श्रीलंका का वन ऑफ द टॉप डोमेस्टिक टूर्नामेंट है दुनिया में, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वहां पर भी कोई नहीं। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कि क्या क्रिकेट बोर्ड को सब चीजें करनी होंगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ओवरसीज में आपको मैचेस खेलने होंगे, अवे में जाकर मैचेस टीम को खेलने होंगे, तब जाकर वो क्वालिटी कहीं ना कहीं नजर आएगी जो नीदरलैंड, स्कॉटलैंड में हमें देखने को मिलती है। ऐसे नहीं कि स्कॉटलैंड बोर्ड बैठा है और उन्होंने भी टाई अप की कोशिश की है, बात की है, तब जाकर कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ी है। और पूरी टीम ना सही 2-3 प्लेयर करके भिजवा सकते हैं कि 2-3 प्लेयर किसी क्लब में, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं जाकर मैचेस खेल रहे हैं अलग अलग कंट्री में टफ कंडीशंस में। खैर इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बेहतर होंगी। लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की जहाँ तक बात है, तो अब इतना श्योर हो गया है कि 7वें या 8वें पोजीशन पे इन दोनों में से कोई एक पोजीशन में नेपाल फिनिश करने वाला है। वो 4 जुलाई को कहीं ना कहीं एट द एंड आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद ही पता लग पाएगा। और यूएसए की बात करें तो यूएसए और यूएई 9वें और 10वें के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद है कि आपका एनालिसिस पसंद आया होगा। फैक्ट पे लगातार एनालिसिस हमारा बना है और बना ही रहेगा, और जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है, वो बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप उसे कितना भी ज़्यादा मिटाने की कोशिश करते रहें। वर्ल्ड कप क्वालिफायर एक एनुअल एग्जाम है जहां पर एट द एंड सब डिसाइड होता है कि आपने पूरे साल पढ़ाई कर क्या कितने मार्क्स कमाए हैं, वही होता है वर्ल्ड कप क्वालिफायर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से आप लर्न नहीं करते फिलहाल, क्योंकि वो 4 साल बाद, 4 साल में तो इंसान भूल जाता है। जो लर्न करके बैठे उसमें से आधे लड़के तो 2000 अभी हम आपको गारंटी दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जितने लड़के खेल रहे हैं इसमें से आधे लड़के अगले वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नहीं होंगे। तो काहे का लर्न, किस बात का लर्न? फिलहाल इस वीडियो में इतना है।